एक युवा जो शायर भी है, वकालत उसने कर रखी है और साथ ही साथ नेतागिरी का शौक भी है। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नगर से जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा की। हमारे साथ हैं, विशेष चर्चा में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे पहला सवाल, शायर आप हैं, वकालत की पढ़ाई आपने की है, घर वालों ने कभी बोला नहीं है नेतागिरी का शौक कहाँ से लगा? देखिए ऐसा है, हालांकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है किसी भी प्रकार से राजनीतिक नहीं है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से बड़े मुश्किल से करी है, जूते तक सी करके ऐसे मुश्किल हालातों में की है। ज़रूर घर की एक परिवार की आस होती है कि आप पढ़ लिख कर वकालत करें, या फिर मैं वकालत भी करता हूं साथ साथ में। लेकिन जो राजनीति की बात है, पहले से ही मेरे अंदर एक इच्छा थी और मैं राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूं और मैं आंदोलन के जो है रूप में उभर करके आने वाला आदमी इसीलिए हूं क्योंकि मैं क्रांति को सबसे बड़ा जनक मानता हूं, लोकतंत्र का एक प्रहरी मानता हूं। तो ये चीज़ें मेरे अंदर थी और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ प्रमुखता के साथ ना उठाए वो जिंदा ही नहीं है। तो ये सारे गुण है, ये सारे आशीर्वाद है सारे अपने परिवार के, अपने लोगों के, गुरुओं के। इस वजह से घर वाले भी बोलते हैं, उनका प्यार सर आँखों पर। लेकिन जो नेतागिरी और जो लोगों की आवाज़ उठाने का जो एक मेरे अंदर एक जो मेरा जील है मेरे अंदर, वो जिंदा रहेगी और आखिरी सांस तक रहेगी। घर वालों की बात तो हो गई, अब आपकी बात करते हैं। शायरी तो आप करते हैं, आपको खुद कब लगा था कि नहीं, शायरी से बात बनने वाली नहीं है, वकालत से बात बनने वाली नहीं है, मुझे नेतागिरी ही करनी है? ये ऐसा नहीं, बात शायरी की नहीं है। लेखन मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। मैं लिखता हूँ क्योंकि ये कला मेरे अंदर भी भगवान की देन है, मेरे गुरुओं की देन है। मैंने 2 पुस्तकें भी लिखी अपनी और 2 प्रकाशाधीन है, गज़लें लिखी है और कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। खूब मैंने लेखन किया है और अभी भी मैं शौक के तौर पर करता हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनली मैं लेखक हूँ या फिर पैसों के लिए लिखता हूँ, वो वैसा वाला नहीं है। तो वो हमेशा चलता रहेगा। और शायरी और गज़लें और जो मेरा लेखन का जो मैं एडिटोरियल्स भी लिखता हूँ तो वो मैं लिखता रहूँगा, वो मेरा अलग चीज़ है। रही बात ये वाला जो प्रोफेशन की आप बात कर रहे हैं, जो मैं अभिनेतागिरी से जुड़ा हूँ और जो वकालत की बात कर रहे हैं, वकालत भी मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता, मेरा बैलेंस है। मेरा जो पहला जो मेरा दायित्व वो मैंने जो शपथ ली है जिला परिषद सदस्य के रूप में, पहला दायित्व मेरा वो है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है। जो ये चीज़ें हैं ये मेरी एकेडमिक चीज़ें हैं, ये मेरा अध्ययन का क्षेत्र है, वो ज़िंदगी भर रहेगा। आखिरी जब तक मेरे अंदर होश व हवास हो तो चला रहेगा। पहला काम लोगों की सेवा, जिसकी शपथ ली है और सच्ची शपथ ली है। राजनीति का जिक्र करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। एक सवाल और उठता है कि भाजपा में आईटी सेल ने कोई चिट्ठी जारी कर रखी है जिसमें ये कहा गया है कि कौशल मुंगटा जहां जहां डिबेट में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति उनके समक्ष डिबेट में हाजिर नहीं होगा। हमारे भी सुनने में अभी कुछ देर पहले ही आया। क्यों ऐसा है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कौशल मुंगटा बात करते करते कई बार बदतमीजी तक पहुँच जाते हैं। इस बात में आपकी क्या सफाई देना चाहेंगे आप? देखिए सीधी बात तो ये, मैंने तो ऐसी चिट्ठी नहीं देखी। मुझे सिर्फ जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं सबको जानता हूँ। आज से तो नहीं जानता, बहुत पहले से जानता हूँ। मैं शिमला में ही पला बड़ा हूँ। जब हमारी +1 के बाद की बात, जो मेरा जवानी का वक्त है, जो मेरे जो है ना आपके एक मैच्योरिटी में आने का वक्त है, मैंने शिमला में ही जिया है उसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पत्रकार बंधु मुझे ये बोलते हैं कि मुंगटा जी, अगर आपको हम ले लेते हैं कभी भी और आपका नाम जब हम कभी ले लेते हैं तो भाजपा के लोग यह कहते हैं कि हम उनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर एक भी व्यक्ति भाजपा का या कोई न्यूट्रल व्यक्ति ये बता दे कि मैं कोई असभ्य भाषा का प्रयोग मैंने किसी वक्त किया है, तो मैं सरेआम इसी जगह पर से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये बात असभ्यता की नहीं है, बात है डर की। डर तब होता है जब सच्चा आदमी सामने खड़ा हो और अवसरवादी लोग सामने हो, तो डर लगता है। हम वो व्यक्ति है जो सत्य के साथ खड़े होते हैं। मैं खुले मन से जब ये बोलता हूँ कि मैं राकेश सिंघा का फ़ैन हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं सीपीआईएम को सपोर्ट करता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उनके विचार, उनके जो शोषित लोगों के प्रति विचार, उनके जो आम जनमानस के प्रति विचार है, तो वो उसका मैं सम्मान करता हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ मामलों में बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं खुले मन से बोलता हूँ, मैं चाटुकारिता वाली राजनीति नहीं करता। तो इसीलिए ये जो भाजपा के लोग हैं, इनको लगता है कि जो संबित पात्रा जैसे लोग जो बदतमीजी करने के लिए फेमस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम उनकी तरह नहीं है। हम अपनी पार्टी को डिफेंड करना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को डिफेंड करना, रानी प्रतिभा सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष है, अपने संगठन का पक्ष रखना, वो मेरा राइट भी है, वो मेरा कर्तव्य है और मैं उसको आखिरी सांस तक करूंगा और अपनी पार्टी का मान सम्मान हमेशा शिखर पर रखूंगा, ना कि रसातल पर ले जाऊंगा। चिट्ठियाँ निकलती रहती है, मेरे को आवश्यकता नहीं है ये जो डिबेट करने की। मैं जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं जो है सरकार के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, अपने संस्कारों और जो हमारी पार्टी के जो विचार है उसके साथ टिकने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चिट्ठियों से नहीं डरता, मैं डरता हूँ जनता की जो है ना एक बेरुखी से, जो मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए जनता के साथ जुड़े रहिए, चिट्ठियाँ तो निकलती रहती है। आपने सरकार का जिक्र किया, सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है
और पिछले कल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी लिख रही थी। फेसबुक पर उन्होंने कहा कि बागवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उन्होंने अडानी का जिक्र किया और उन्होंने सेब की कीमतों का भी जिक्र किया कि 3 गुना कम दाम पर सेब बिक रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव ये बात लिख रही हैं और वो भी तब लिख रही हैं जब प्रदेश में आपकी अपनी सरकार है। सवाल ये है, आप भी तो जनता से यही वादा करके आए थे कि हम बागवानों के हितों की बात सुनेंगे, भाजपा सुन नहीं रही है, तख्ता पलट हुआ है, आप सत्ता में हैं, फिर आपकी ही पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आपकी सरकार का जिक्र ना करते हुए केंद्र को कोस रही है, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बागवानों के पक्ष में जो डायनेमिक फैसले लिए जा रहे हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में लिए जा रहे हैं, जगत सिंह नेगी जी द्वारा लिए जा रहे हैं और पूरे हमारे कैबिनेट के दबंगई जो हमारा उनका जनता के प्रति जो एक हमारी कमिटमेंट है उसके आधार पर लिए जा रहे हैं। कभी किलो के हिसाब से सेब बेचना बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। जो बागवान है ना जी, जो पढ़ा लिखा बागवान है, जो लंबे समय से बागवानी कर रहा है, जो मैच्योर बागवान है, वो समझता है कि इसका कितना बड़ा असर होने वाला है। इतने क्रांतिकारी निर्णय अगर किसी ने आज तक लिए, कांग्रेस ने सब्सिडी बहाल कर दी गई है, आड़तियों को बता दिया गया, जो राजनीति करते हैं ना कुछ आड़ती, लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ है और पता क्या बोलते हैं कि भैया बागवानों को ये उन्होंने जो है ना एक बीच में जो एक गुगली डाल करके बोला कि बागवान जो है अपना सेब, जिसका सेब है, हम चाहे 30 किलो में भरे, हम चाहे 15 किलो में भरे, हम चाहे 22 किलो में भरे। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसको सरकार का लाइसेंस मिलता है ना, वो सरकार के नियमों के अधीन ही काम करता है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं मार्केट से तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने मारुति ले ली है, अब मैं इसमें 4 लोग नहीं भरूंगा, 8 लोग भरूंगा। पुलिस चालान करती है। तो आड़तियों के भी को भी अगर जो लोग जिनके दिमाग खराब हो गए थे, जो राजनेता थे और आड़ती बने हुए थे, उनको भी सरकार ने दिखा दिया। तो ये फैसले किसके हित में हुए? ये फैसले जनता के हित में हुए, बागवानों के हित में हुए, कृषकों के हित में हुए। रही बात प्रियंका जी वाड्रा की, प्रियंका गांधी ने जो ये बात बोली है, ये केंद्र सरकार को घेरने की बात बोली। अदानी कौन है? मोदी जी के मित्र है, परम मित्र है, उन सबसे बड़े प्लेयर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो CS स्टोर्स उनके है, ऐसे तो यहाँ पर 18-17 कंपनियां काम करती है, देवभूमि काम करता है, हमारा जो है ना मदर डेयरी काम करता है, बहुत सारी कंपनियां काम करती है। लेकिन जो ये किंग पिंग है वो कौन है? वो अदानी है। अदानी जब मार्केट में रेट लाता है ना तो पूरी मार्केट क्रैश कर जाती है। क्यों? क्योंकि दखल बहुत बड़ा है उसका मार्केट के अंदर, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ये आप मानते हैं ना इस बात को? तो प्रियंका गांधी जी ने यही बोला है कि अदानी ने 3 गुना घटाए हैं दाम, 95 का दाम खोला है, जबकि मार्केट में आपको पता है 250 रुपये किलो भी हमारा सेब बिक रहा है प्रीमियम क्वालिटी का। उसने 95 रुपये खोला था तो सरकार ने मीडिएशन करके और संयुक्त किसान मोर्चा ने दम रखा, आज वो 105 करना पड़ा उसको, और 4 रुपये और बढ़ा दिए उन्होंने, 4-5 रुपये। तो ये सरकार की पावर है, जनता की पावर है, जो कि आज सजग हो गई है और अदानी को चलने नहीं देंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये प्रदेश किसानों का है, बागवानों का है। परंतु अदानी तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जब शुरू में 95 रुपये रेट खोला तो किसी ने सेब नहीं दिया, बढ़ाना पड़ा 10 रुपये, 3 दिन के अंदर बदलना पड़ा अपना निर्णय। आज धीरे धीरे लाइन में आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से बागवानों के प्रति समर्पित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जगत सिंह नेगी जी डायनेमिक फैसले ले रहे हैं और मैं स्वयं हमारा पूरा जो हमारा क्षेत्र है उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। विद्रोह की आवाज़ तब उठती है जब उल्टे काम होते हैं। जैसे महेंद्र सिंह जी आए नहीं कभी बागवानों को पूछने, ना कभी किन्नू वालों को पूछा, ना माल्टा उनको आपके संतरे वालों को पूछा, ना आपके टमाटर वालों को पूछा, ना सेब वालों को तो ऐसे भी नहीं पूछा, उनसे तो जलते थे वो। तो बोलने का मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार शुरुआत से लेकर आज तक कांग्रेस ने क्या दिया? मंडियां दी बड़ी बड़ी, कांग्रेस ने आपको MIS जैसी स्कीम दी, कांग्रेस ने आपको जो है ना परमाणु के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दिए, गत्ता फैक्ट्री गुटखा के अंदर लगवाई हुई थी, हमको सब्सिडी दी, हमको जो है ना 1985 और 86 के दशक में जो स्पर वैरायटी का अर्ली वैरायटी का सेब जो आजकल ट्रेंड में है वो दिया। ये कांग्रेस की देन है, छोटी छोटी चीज़ें कांग्रेस की। कुछ मंडियों में आड़तियों को भी धमकाने का काम किया। किसने किया? किसने किया? क्यों? पिछले दिनों आपके एक मंत्री जी गए थे, जब आड़तियों का विवाद चला था, उन्होंने तो साफ कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में आपने सेब बेचना है, सेब खरीदना है, तो हिमाचल के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, वो आड़तियों को धमकी नहीं थी, वो आड़तियों के भीष में जो राजनीति करने वाले लोग थे उनको धमकी थी और वो बहुत ज़रूरी थी, अत्यंत ज़रूरी थी। मैं तो 10 बारी से 15 बारी बोल चुका था ये बात कि बहुत ज़रूरी दवाई थी और वो जिनको मिलनी थी उन्होंने ले ली है और उसके बाद सब पटरी पर आई ना व्यवस्था। एक दवाई दी और पटरी पर आई व्यवस्था। मैं खुल करके बोल रहा हूँ, जब आड़ती के भेष में आप राजनीति करोगे ना तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। आड़तियों का हम सम्मान करते हैं, लदानियों का हम सम्मान करते हैं, हमारा सेब खरीदते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर है, हमारा सेब खरीदते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु राजनीति आप करेंगे वो कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, हम राजनीति सेब पर नहीं करते हैं, हम बागवानों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर हम सत्ता में पक्ष में है तब भी लड़ने वाले हैं, अगर हम विपक्ष में थे तब तो आपने देखा ही होगा। तो हम राजनीति नहीं करेंगे और हमारे लिए कोई कितनी गाली दे दे पर हम बागवानों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे क्योंकि हम स्वयं बागवान हैं। आपने एक जिक्र किया कि अभी जो सरकार प्रदेश में चल रही है
वो बागवानों के लिए अच्छा काम कर रही है। एक दावा तो भाजपा भी प्रस्तुत करती है। आपके ही विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में मंत्री रहे हैं नरेंद्र बरागटा, उनके विषय में तो बात कही जाती है कि सेब के क्षेत्र में अगर क्रांति आई है। उनके सुपुत्र चेतन बरागटा हैं, वो भी यही कहते हैं कि नरेंद्र बरागटा द्वारा की गई है। एंटी हेल गन हो, एंटी हेल नेट हो, उन सब का जिक्र आता है। नाम तो नरेंद्र बरागटा का आता है, आपकी सरकार का तो कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं है। चलिए, मैं आपसे 2-3 जिक्र करना चाह रहा हूँ, 2-3 बड़ी बातों का। बागवानों पर गोली चलाने वाली सरकार, भाजपा सरकार। 80 के दशक में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, कोटगढ़ के अंदर हमारे 3 बागवान शहीद हुए थे, तो वो ऐसे कारनामे हैं भाजपा के। काटन हमारी फैक्ट्री थी गुम्मा के अंदर, बरागटा जी ने ही बंद करवाई थी, वही उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने उसको कोड़ियों के दांव बेचा और आज वहाँ पर जो है ना इंस्टीट्यूट है पॉलिटेक का, उसका हम स्वागत करते हैं। इंस्टीट्यूट है, कहीं और भी खुल सकता था। काटन फैक्ट्री बंद हुई, काटन वहाँ पर होता तो बागवानों को आज सस्ते दामों में काटन मिलता। पिछली बार तो हमने काटन पर आंदोलन भी किया। रही बात उनके कामों की, 2010 के अंदर जब वो सत्ता में थे, हमारा सेब सड़कों पर सड़ा, सड़क के हाल बुरे थे, तो उन्होंने घोषणाएं की थी। उनको घोषणा मंत्री कहता था मैं आज तो उनका अब नहीं है हमारे बीच, हम उनका दिल से सम्मान भी करते हैं, हमारे घर के हैं। वो घोषणा की थी कि भाई हम जो है शैंपेन की यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, जो सड़ा हुआ सेब है इसकी खाद बनाएंगे, कुछ नहीं है वहाँ पर। आज घास फूस उगी हुई है, वो सिर्फ घोषणा ही रही। फिर वो प्रोसेसिंग प्लांट पाड़ा पर राजनीति करते थे, उसमें मिला के सिंघा जी ने उनको समझा दिया कि जो प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है, विद्या स्टोक्स जी, ठाकुर साहब रोहित, राजा साहब वीरभद्र सिंह जी, जो वर्ल्ड बैंक का 1134 करोड़ प्रोजेक्ट था, उसके तहत लग रहा है। तो ये लोग सेब पर राजनीति करते थे। कुछ काम उनके हैं, उसको जनता मानती है, पर कुछ कामों के बदले आप पूरी अपनी पीढ़ियों तक को जो है ना जोड़ेंगे और उसके नाम पर लोगों को भ्रमित करेंगे, तो वो राजनीति जुब्बल कोट खैनावर के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने दिखा दिया है 2 चुनाव में कि रोहित ठाकुर जैसा हीरा जो सत्य के नाम पर राजनीति करते हैं, जो सत्य के मामले में अड़िग है, चाहे जो मर्जी हो जाए, रोहित ठाकुर जी जहाँ टिक जाते सत्य के मामले में, उनको उस बात को लेकर वो किसी से समझौता नहीं करते। तो यही मेरा कहना है कि राजनीति से पर करेंगे तो जनता वो भी जानती है, हम भी करेंगे, हमको भी लताड़ पड़ेगी, पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हम सत्य बात लोगों के बीच बोलते हैं। अगर हमसे गलती भी होगी तो हम माफ़ी मांगेंगे, पर हम ऐसे काम नहीं करते जिससे कि लोग हमको डांटे। आपने एक बात कही, यूनिवर्सल कार्टन अगर होता तो हम उसका समर्थन करते। सवाल ये है, यूनिवर्सल कार्टन पर ये विरोधाभास क्यों है? कुछ नेता कहते हैं हम समर्थन करते हैं, कुछ नेता कहते हैं हम इसका विरोध करते हैं। अंत में पिसता तो बागवान है। राजनीति करने वाले नेता राजनीति करके चले जाते हैं। इसका क्या समाधान है? पहली बात तो यूनिवर्सल कार्टन की बात नहीं की है। ये शिगुफा भाजपा छोड़ती आई है। पिछले 5 सालों में लगातार उन्होंने यूनिवर्सल कार्टन का शिगुफा छोड़ा, लेकिन 5 साल में नहीं ला पाए। फिर बोला कि हम क्रेटों में से बिकवाएंगे, वो उनसे नहीं हुआ। तो इस बार जो किलो के हिसाब से जो व्यवस्था की गई है, आप धीरे धीरे देखिएगा, 24 किलो की पेटी की व्यवस्था की गई है। ये यूनिवर्सली सिस्टम है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। पर मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मेरी ये मतलब जो हम बागवान हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर किलो के हिसाब से बिकना शुरू हो गया और ये 100% अगर लाइन में आ गया, तो अपने आप यूनिवर्सल कार्टन आ जाएगा थोड़े आने वाले समय में। और बागवान इस चीज़ को समझता है कि 26 किलो की पेटी खरीदे थे 1000 रुपये में, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। 32 किलो की पेटी 6+1 का ट्रेंड, वो भी खरीदे थे 1200-1500 रुपये में। इस बार आप देख लीजिए, 1 किलो हमारा 200 भी बिका है, 250 भी बिका है, यहाँ तक कि कईयों का 300 भी बिका है। तो हमको उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। ये यूनिवर्सल सिस्टम अपने आप आएगा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस प्रणाली को सब लोग अपना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम देख रहे थे जब आंदोलन चला था आड़तियों का, कुछ लोग तो इस पक्ष में थे, खासकर बागवानों की ही बात करें, वो कह रहे थे कि हमें पेटी का ही हिसाब अच्छा लगता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले की बात बोली कि वो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसमें बागवानों का हित नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। आप देखिए, जब पहले लकड़ी की पेटी में हम लोग सेब ले जाते थे, तो उसका कितने लोगों ने विरोध किया। जब वीरभद्र सिंह जी लाए थे ना, ये आपका हमारा टेलीस्कोपिक जो कार्टन लाए थे, तो उस वक्त सबने इसका विरोध किया था। लोग मान भी नहीं रहे थे कि हम इसमें भी कभी सेब बिकेगा। पर उसके बाद शुरू हुआ ना टेलीस्कोपिक कार्टन, तो आज भी विरोध अच्छी चीज़ का शुरू में हमेशा विरोध होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, होता ही होता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन में सरकार अपने दम में उतरेगी तो ये इम्प्लीमेंट होगा। यूनिवर्सल कार्टन भी इम्प्लीमेंट होगा, अगर धीरे धीरे बागवान किलो के हिसाब से सेब बेचने में आगे अपना सहभागिता देगा। रही बात बागवानों के इस सिस्टम की, जो हम बागवानों के लिए बात करते हैं, उसमें एक बात आप समझिए, जो हमारा बागवान है यूनिवर्सल कार्टन इसलिए आज तक अपना नहीं पाया, शुरू में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अभी छोटे बागवान बहुत है जो 100 पेटी प्रोड्यूस करते हैं, 50 पेटी प्रोड्यूस करते हैं। वो इन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहते, है ना। वो अपने आप को राजनीति से भी दूर रखते हैं और बहुत सारी जो ना जो स्कीमें मार्केट के अंदर आज आ रही है, उससे भी अपने आप को दूर रखते, तड़क भड़क से दूर रखते हैं। परंतु हमको समय के साथ बदलना पड़ता है। सरकार जो कार्य कर रही है वो किसानों के पक्ष में है। और जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं ना, जो ये बोलते हैं कि हम 22 किलो में बेचेंगे, हमारी मर्जी है, हम 30 किलो में बेचेंगे, हमारी मर्जी है, उनके लिए तो उदाहरण दे दिया आपको। जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उसमें आप 10 लोगों को नहीं भर देते हैं, उसमें 3 लोगों के बैठने की जगह तो 3 लोग ही बैठेंगे। अगर 24 किलो की पेटी बनी है ना टेलीस्कोपिक, 24 किलो ही भरना पड़ेगा। नहीं तो जैसे गाड़ी का चलान होता है ना ओवर उसका आपके सवारियों का, तो वैसे ही आपको ओवर अगर आप से भरेंगे तो चलान कटेगा। आपने एक दावा किया सरकार बागवान हितैषी है। सवाल ये है कि अगर सरकार बागवान हितैषी ही है
तो जिस किसान ने नाले में मजबूरी में अपने सेब फेंके थे उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्यों लगाया गया? पूरी हिस्ट्री उनकी सुन लीजिए। उन्होंने तो मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको पता भी नहीं होगा इस बात का। जो बागवान थे, मैंने उसके बाद वीडियो भी एक जो ना अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डाली थी। वो बागवान मेरी बाउंड्री पर लगते बागवान है और रोडों के हैं, पर मेरी जहाँ बाउंड्री खत्म होती है सरस्वती नगर वार्ड की, उसके पल्ली तरफ के बागवान है। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, ना नाम जानता हूँ, ना शक्ल जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं उनको। आज जो है सचिव बन गए हैं वो भाजपा रोडों के, ठीक है। तो वो एक सोची समझी बात थी, है ना। जो सेब होता है ना हमारा, वो 3-4 क्वालिटी का सेब होता है। ए ग्रेड सेब होता है, बी ग्रेड सेब होता है, सी ग्रेड सेब होता है। तो जो सेब 1.5% सेब हमारा ऐसा होता है पूरे बगीचे का जो किसी काम का नहीं होता, चिड़िया ने खाया होता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे जो ना बीमारी लगी होती है ना। तो उस सेब को हम कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। उसको हम चाहे नाले में डाल दें, उसको चाहिए हम किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग उसको अच्छी जगह पे रख करके साइड रख लेते हैं, पर राजनीति नहीं करते, फोटो नहीं निकालते। क्यों? ये हमारी रोजी रोटी है। पर उन्होंने क्या किया, सरकार को घेरने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए उसका विरोध किया और उसको नाले में डालते हुए वीडियो बनाया, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ। लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, सच्चाई मुझे पता है जो वहाँ का नागरिक हूँ। तो ये सवाल ये है, एक गरीब बागवान को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना कहाँ तक सही गरीब नहीं है। सुन लीजिए, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, कभी गरीब नहीं है, पर सुन लीजिए मेरी बात को। वो अच्छे बागवान है, बड़े बागवान है। गरीब के पास तो इतना सेब डालने के लिए होता ही नहीं है। गरीब तो बेचारा अगर बहुत ही कोई खाया हुआ सेब होगा, उसको भी कोशिश ये करता कि बिक जाए बोरियों में ही सही, है ना। जो काम कारनामे जो उन्होंने किया था वो गरीब के कारनामे नहीं है, आप समझिए इस बात को। पहले तो उन्होंने शुद्ध रूप से राजनीति की थी। उसके बाद अगले दिन जब मैंने उनको डांटा कि आप ऐसा ना करें, हमारी रोजी रोटी है, फिर उन्होंने पूरा मीडिया बुला करके उसके मेरे खिलाफ, पर्टिकुलरली मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी कि एक भाई साहब आते हैं, वही बोलते हैं कि रोड बंद है। रोड कहीं से बंद नहीं है सर। जिसको सेब निकालना होता है ना, तो वो जो है, हमारे लोग खच्चरों पर भी सेब लाते हैं सड़कों तक। बहुत जगह पर सड़कें नहीं पहुंची अभी, मैं मानता हूँ इस बात को। और हमारे 10% लिंक रोड अभी नहीं खुले हैं, इस बात को भी मैं मानता हूँ। परंतु नाले में सेब कोई नहीं डालता। और कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिनको सरकार नहीं खुलवा पाई, लोगों ने खुद खुलवा ली। ऐसा भी नहीं है। सुन लीजिए, जब लोग कॉपरेट करते हैं ना जी, लोकतंत्र ऐसे चलता है। लोकतंत्र में सरकार की और लोगों की भागीदारी से लोकतंत्र चलता है। अगर कहीं पर लोग संपन्न है और वो सड़कें खुलवा रहे हैं तो हमने उनका स्वागत किया है। हम उसमें राजनीति नहीं करना चाहते, उनका स्वागत है, वो अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे। आप एक जगह से बता दीजिए, बेशक हम पूरा रिस्टोर नहीं कर पाए हो, हर जगह मशीनरी हमारी है, हर जगह अधिकारी हमारा खड़ा है। जहाँ लंबी लंबी सड़कें टूटी है, 500-500 मीटर सड़कें टूटी है, 100-200 मीटर सड़कें टूटी है, वहाँ समय लगेगा सर। सड़कें एकदम से हम वहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके बागवानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहाँ बागवानों को खुद सड़कें खुलवानी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे 2 पंचायतें हैं जहाँ के लोगों ने कॉपरेट किया है, उन्होंने खुद से जो है ना अपने पैसे इकट्ठे करके सरकार को सपोर्ट किया। वहाँ भी हमारी मशीनरी साथ में काम कर रही है। वहाँ पर भी आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ की बात कर रहे हैं। बागवानों के हित में काम हो रहे हैं शिवेन जी, और हम वो लोग हैं जो यहाँ पर आज कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आपको जवाब भी दे रहे हैं। भाजपा के समय में तो ना महेंद्र कुमार जी सुनते थे बागवानों को, ना बागवानों के लिए कॉन्फ्रेंस करते थे, ना बागवानों को देखने आते थे। आज हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे बागवानों के लिए। फिर आपके बागवानी मंत्री अपने बयान से पलट क्यों जाते हैं? कभी वो कहते हैं कि सेब किलो के हिसाब से ही बिकेगा, फिर कभी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। फिर ये विरोधाभास क्यों? बागवानी मंत्री कहीं नहीं पलटे हैं। उनकी बात, उनकी ज़ुबान पत्थर की लकीर है। मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा कह सकते हैं आप। दबंग फैसले के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है सेब किलो के हिसाब से ही बिकेगा, 2 किलो की काट नहीं होगी। अगर होती है तो बागवानों को खुला ऑप्शन दिया गया है, कंप्लेंट कीजिए। तहसीलदार को पावर दी गई चालान काटने की, और एसडीएम साहब को दी गई है। और अगर लाइसेंस रद्द करना होगा वो मंत्री साहब खुद जानते हैं। तो ऐसा दबंग मंत्री तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा, जो लोग जनता के हित में फैसले ले रहा है। बल्कि विरोध हो चाहे जो मर्जी हो, अच्छे फैसले लेने के लिए तो पहले विरोध झेलना ही पड़ता है। उनकी बात में दोगलापन नहीं हो सकता। मैं इस बात का आपको बता देना चाहता हूँ। आपके विषय में एक और बात आती है कि जब आप जिला परिषद के सदस्य जीते थे, उसके 2 वर्ष बाद जब शिमला में हाउस हुआ था, वर्ष 2021 के अंत की बात है, आपने बागवानी को लेकर एक विषय उठाया था। हालांकि उस दौरान ना तो कांग्रेस बागवानी के मुद्दे पर सक्रिय थी, ना तो भाजपा के लोगों को या प्रदेश की सरकार को उस पर कोई उत्तर देने पड़ रहे थे। क्या आप मानते हैं कि अगर उस दौरान आप बागवानी का मुद्दा नहीं छेड़ते तो कांग्रेस शायद आज सत्ता में भी ना होती और वो मुद्दा ना बनता? इतनी बड़ी बात तो है नहीं है, कांग्रेस का तो इससे कोई लेना देना है नहीं है, ये वाली बात इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बागवानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा था, मैं स्वयं फील कर रहा था कि हमको लावारिस छोड़ दिया गया था। स्वयं स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी भी बोल रहे थे अपनी सरकार में होते हुए कि हमको लावारिस छोड़ दिया गया है। तो और रोहित ठाकुर जी और हमारा पूरा संगठन लगातार हमारे जो राज्यपाल महोदय को अवगत करवा रहे थे, परंतु उसके बाद भी बागवानों को लावारिस छोड़ा गया था। मैं सदन की गरिमा छोड़ दी, अपने बागवानों के लिए बेइज्जती भी सहन की। जब पूरे प्रदेश के अंदर कहा जा रहा था कि हम जो है अपने सदन के अंदर नीचे बैठ गए, बात इतनी थी
कि बागवानों के मुद्दे को उठाना था, हर हाल में उठाना था। हमने बागवानों के मुद्दों को जीवित किया। पूरे जिला परिषद सदन का धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। उसके बाद इस तरीके से हमारे बागवानों का आंदोलन आगे चला कि आपके सामने है कैसे हमने विधानसभा का घेराव संयुक्त मोर्चा निकाला। उसके बाद मैं नहीं कहता कि मैंने इंस्पायर किया, लेकिन मैं पहली कड़ी था जिसने कुछ नहीं देखा बस कूद गया। सीधी बात ये है। क्या इसके पीछे एक कारण ये तो नहीं था कि आपने जिला परिषद का चुनाव जीता था, भविष्य में आपको फिर लग रहा हो कि मैंने फिर से चुनाव लड़ना है, बागवान हम हैं, बागवानी का मुद्दा उठाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा? आप ऐसा सोच सकते हैं। सोचने में, मैं अभी बोलता हूँ कि सोचने में और सपने देखने में मोदी जी ने जीएसटी नहीं रखा है, तो लोग सोच सकते हैं। और राजनेताओं के लिए लोग यही सोचते हैं कि ये हर चीज़ सोच के करते हैं। पर मेरा उसमें था कि पर्सनल भी अपना जो बागवान हम खुद है, हम खुद उस चीज़ को झेल रहे थे। 52 रुपये का कार्टन हम 90 रुपये का खरीद रहे थे, 40 रुपये का कार्टन हम 80 रुपये का खरीद रहे थे। तो उसमें हमारे इमोशंस जुड़े हुए थे। राजनीति तो राजनेता जो होता है वो राजनीति करता ही करता है। अगर वो ये बोले कि मैं राजनीति नहीं कर रहा तो वो एक बहुत ही झूठा आदमी है। राजनेता राजनीति ही करेगा, वो उसका शुद्ध काम है, 100% 100% शुद्ध काम है, 24 कैरेट शुद्ध काम है। परंतु कुछ लोग राजनीति को इमोशनली लोगों की भावनाओं के साथ जो है ना खिलवाड़ नहीं करते। हम उनमें से आते हैं जो सच्चाई के साथ टिकते हैं। मैंने इसके लिए नहीं किया था, मैंने अपने इशू को खड़ा करने के लिए अकेले बैठा था। मैं किसी को लेकर नहीं बैठा था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि दर्द मेरा था, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा भी नहीं। जिला परिषद का चुनाव जीतने के पीछे यही कहानी थी? कौन सी कहानी? जिला परिषद का चुनाव जीतने के पीछे? जिला परिषद का चुनाव तो मैंने आज तक जिला शिमला के इतिहास में जनता की कृपा से, रोहित ठाकुर जी की कृपा से कोई मेरे से अधिक वोटों से नहीं जीता। मैं 6000 से ऊपर वोटों से जीता हूँ। जिला परिषद के जीतने की कहानी तो ये है कि मैंने रोहित ठाकुर जी के साथ, मोतीलाल देटा जी हमारे संगठन के अध्यक्ष है ब्लॉक के, उनके साथ पहले से काम कर रहा हूँ अपने इलाके के लिए और अपने इलाके की आवाज़ उठाता रहा हूँ। और लोगों ने उस चीज़ को समझा और मैं आवाज़ उठा सकता हूँ अपने क्षेत्र की, तब जीता हूँ। कहानी ये है कि लोगों के लिए लड़ने का मेरे अंदर मादा है और आखिरी सांस तक रहेगा। मैं एक और बात बोल रहा हूँ आपको, जो सेब का मुद्दा है ना जी, वो मैंने तो सिर्फ हिमाचल के अंदर उठाया, शिमला के अंदर उठाया। चाहिए तो ये था कि सुरेश कश्यप जी लोकसभा के अंदर उठाते। एक भी बार हमने 5 साल में लोकसभा के अंदर सेब का मुद्दा उठते हुए नहीं देखा। इतना नकारा एमपी, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, ये शब्द है जो बीजेपी को चुभते हैं मेरे, नकारा जब मैं बोलता हूँ इन लोगों को। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो हमारा शिमला का जो संसदीय क्षेत्र का जो लोकसभा का एमपी है, ना कभी सोलन के टमाटर की बात की, ना कभी सिरमौर के हमारे अदरक के लहसुन की बात की, ना हमारी मंडियों की बात की, ना हमारे 150% इम्पोर्ट ड्यूटी की बात मोदी जी ने कितना उसकी बात की। यहाँ पर माल रोड पर से बोला था कि 5% जो हमारा फ्रूट्स होंगे, चाहे हमारा किन्नू होगा, माल्टा होगा, उसको हम जो ना मल्टीनेशनल कंपनियों में सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में मिलाने का काम करेंगे। ना उस पर उन्होंने मुद्दा उठाया। उनसे तो उम्मीदें थी लोगों को। 3,26,000 वोट जीते हैं वो, 3,26,000 वोट्स है ना। उसके बाद भी सोए रहना है ना। संगठन भी संभाला तो सारी जगह सफाया करवाया, हर जगह से सफाया करवाया। तो ऐसे लोगों को चुन करके भेजेंगे तो हमारा लॉस है। मैं कहना चाहता हूँ, हम तो यहाँ उठा रहे थे, वो लोग तो कहीं नहीं उठा रहे थे। तो हम तो, मैं बड़ा खुश हूँ इस मामले में कि हम लोग सफल रहे हैं बागवानों की आवाज़ उठाने में, आगे उठाएंगे। नवंबर 2021 से तो आपकी प्रदेशाध्यक्षा भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, फिर वो क्यों नहीं उठा लेती? सुन लीजिए, मंडी पार्लियामेंट से है। जितनी बार उनको मौका मिला है सदन के अंदर बात करने का, जितनी मैंने उनकी डिबेट्स देखी, उन्होंने हमारे जो इश्यूज़ थे हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के, वो बिल्कुल प्रमुखता के साथ उठाए हैं। और आपको तो मालूम होगा कि लोकसभा के अंदर कांग्रेसी जब बोलते हैं तो उनके तो स्पीकर भी, लोकसभा स्पीकर साहब बंद कर देते हैं। जब वो राहुल गांधी जी को ही बोलने नहीं देते तो हमारे सांसदों को क्या बोलने देंगे? भाजपा के जो सांसद है वो भी उनके सामने बोल नहीं सकते, मुस्कुरा तक नहीं सकते उनकी परमिशन के बगैर। ये सीधा ये है कि लोकतंत्र के रूप में तानाशाही है और कुछ नहीं है। रही बात प्रतिभा सिंह जी की, उन्होंने संगठन में रह करके भी क्षेत्र के, प्रदेश के मुद्दे उठाए हैं और जब वो संगठन के अध्यक्ष नहीं तब भी मुद्दे उठाए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में कुछ समय बाद लोकसभा के चुनाव आने हैं, चर्चाएं हो रही हैं कौशल मुंगता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा है? देखिए, ऐसा है, जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में आता है उसके 100 सपने होते हैं। सपने देखने में कोई जीएसटी मोदी जी ने आज तक नहीं लगाया है। सपने देखने का अधिकार सबको है, मुझे भी है और लोगों को भी है, जो भी लोग एलिजिबल है सबको है। चर्चाएं चलती है, बातें होती है, वो भी एक लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी चीज़ है। पार्टी को डिसाइड करना है, संगठन को डिसाइड करना है। हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो मेरे सर के ऊपर है। ना होती है तो भी यहाँ पर है, हाँ होती है तो भी यहाँ पर है। हम तो काम करने वाले लोग हैं और तन मन धन से फ्रंट फुट पे आकर के पार्टी के लिए काम करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर डंके की चोट पर पार्टी को डिफेंड करते हैं। आने वाले समय में भी इसी तेज़ तर्रार जो शैली के साथ, सत्यता के साथ और संगठन का सच्चा सिपाही होने के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को और हमारे रानी प्रतिभा सिंह जी के अगुवाई में जो संगठन चल रहा है, अपने संगठन को इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ आगे जो ना डिफेंड किया जाएगा। और वो चीज़ें अलग है, वो भी एक प्रक्रिया है पार्टी के अंदर और संगठन में, वहाँ भी जिम्मेदारी मिलेगी, वहाँ भी दौड़ेंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी टिके रहेंगे। परंतु हम अतिवादी नहीं है, इस बात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ।
राजनीति में एक बात अमूमन देखने को मिलती है, जो हॉट सीट होती है उसके अगल बगल के लोग जल्दी झुलसते हैं। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वहां से इस समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी आते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी आपके मंत्री जी को असहज महसूस होगा और कौशल मुंगटा का नाम जहां आना होगा वहां ना आ पाएगा? मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बोलना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता था आपको, पर आपने कर लिया है तो मैं बोलने वाला मैं से हूँ। मैं अपने दिल में कोई बात नहीं रखता। जो अपने बाप को भूल जाते हैं वो टिकते नहीं हैं, उनका विनाश हो जाता है। जो जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया होता है, अगर कोई उनको ही काट दे तो वो कोई व्यक्ति नहीं है। उसको तो जनता को भी मुंह नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो नेता है, चाहे वो परिवार में रहने वाला कोई बच्चा है या कोई आपके परिवार का सदस्य है। हमारे खून में गद्दारी नहीं है, हमारे खून में वफादारी है। हम अपना 100% लॉस ले लेंगे, पर हम अपनों को नहीं धोखा देने वाले में से है। ठाकुर रोहित जी मेरे लिए पिता तुल्य है और इतने जो है ना पवित्र मेरा उनके साथ रिश्ता है, आंसुओं का रिश्ता है। मैं इतने भावनात्मक रूप से बोल रहा हूँ। मैंने इसका जवाब नहीं देना था, परंतु मेरा मन था कि मैं जवाब दूँ। मैंने आपको जवाब दिया है। एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, संगठन में ये सिखाया जाता है कि पार्टी के लिए और जो संगठन के विचार होते हैं उसके लिए सर्वस्व निछावर कर दो। संगठन में ये नहीं सिखाया जाता कि अपना जो है ना काम ना निकले तो पार्टी को छोड़ दो। हमारे अंदर वो नहीं है। बर्बाद हो तो हो, हमने पढ़ाई की है, एकेडमिक फील्ड से आते हैं, लेकिन संगठन को नहीं छोड़ेंगे, संगठन की विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। हम वो लोग नहीं जो इधर लोटे के जो होता है ना, इधर कोई पलट जाए इधर को, वो नहीं है। सीधी बात है शिवेन जी, इतना ही जवाब है। देश की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जो कभी कविताओं के सहारे भाषण देने के बाद राजनीति का सफ़र तय जिन्होंने किया था। हिमाचल की बात करें तो एक युवा है कौशल मुंगटा, जिससे हमने आपको अभी रूबरू करवाया। शायर भी है, वकील भी है और साथ में नेता भी है। नेतागिरी जनता को कितनी रास आएगी ये तय जनता ने ही करना है। वर्तमान की बात करें, सरस्वती वार्ड से जिला परिषद के सदस्य भी हैं। भविष्य क्या होगा ये इनका भाग्य और प्रदेश की जनता तय करेगी। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।